सबसे पहले आपका रिजल्ट, सभी लोग म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करो, रिजल्ट सबका बताते हैं, इसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। म्यूट कीजिए सभी लोग। सबसे पहले आकाश कुमार 42 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 100, और अंकित 50 मार्क्स 50 नंबर, अंकुश कुमार 96 नंबर 96 आउट ऑफ 100। बहुत बढ़िया अंकुश, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और दीपक कुमार 42 नंबर लाए हैं, हिमांशु राज 94 लाए हैं आउट ऑफ 100, बहुत बढ़िया है। और एमडी दिलशाद 64 नंबर 34 नंबर, एमडी दिलशाद सेकेंड। और इसके बाद एमडी जावेद 26 नंबर। एमडी नदीम अख्तर 50 नंबर लाए हैं, और 36 नंबर नवीन कुमार लाए हैं, पुरुषोत्तम 50 नंबर, रमेश दास 48 नंबर, और रोशन कुमार 10 नंबर, और संतोष मालाकार 34 नंबर। ये क्या हुआ संतोष? सूरज कुमार सिन्हा 40 नंबर, योगेंद्र 36 नंबर। जिनका 50 मार्क्स से कम है वो वैसे बच्चे हैं जो रेगुलर एग्जाम नहीं देते हैं। आज दिया, 2 दिन बाद नहीं दिया, इसके बाद फिर दिया, वैसे ही बच्चों का मार्क्स कम आया है। इसमें सबसे ज़्यादा हम हैप्पी हैं अंकुश राज से, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने, धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। आज 96 मार्क्स लाया है, इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं इसने। स्टार्टिंग में कम था लेकिन धीरे धीरे रेशियो बढ़ते गया और आज बेहतर हो गया है। इसके बाद हिमांशु राज का बहुत बढ़िया है। इसके बाद एमडी दिलशाद का एक 64 नंबर आया है, ये भी सही है, थोड़ी सी और ज़रूरत है। और 50 नंबर नदीम अख्तर, 50 नंबर पुरुषोत्तम, और 42 नंबर आकाश कुमार। तो इस तरह से चलिए, अब हम क्या करेंगे कि आपका सॉल्यूशन करें। चलिए अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन की ओर, है ना। सबसे पहले आज हम किसका देखेंगे? अंकित का देखते हैं हम लोग, है ना। अंकित का रिजल्ट देखेंगे। 50 मार्क्स लाए हैं टोटल 100 में से, और पहला सवाल सही है। पहला सवाल काफी इजी था और ये रिपीटेड सवाल भी है कि किस प्रकार का गियर ड्राइव जो है वो रोटरी चाल को रेसिप्रोकेटिंग चाल में बदलता है, यानी कि पश्चिगामी चाल को घूर्णन गति में बदलता है या घूर्णन चाल में बदलता है। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म ऐसा करता है। अच्छा, दूसरा सवाल भी सही है। दूसरा सवाल था आपका कि गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी को क्या कहते हैं? तो पिच सर्कल, है ना, पिच सर्कल कह रहा है, और रूट सर्कल। तो पिच क्या होता है? सबसे किसी भी गियर में या किसी भी थ्रेड में पिच सर्कल बीचों बीच से निकलता है, और बीचों बीच से मतलब कि क्रेस्ट और रूट के बीचों बीच से निकलता है। और हमारा जो, और उसके कह रहा है कि पिच सर्कल और रूट के बीच में, यानी कि रूट के बीच में कह रहा है, यानी नीचे वाला का पूछ रहा है, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग डिडेंडम बोलते हैं, ऊपर वाले को एडेंडम बोलते हैं। तीसरा सवाल भी सही है। चौथा सवाल देखेंगे जो गलत है कि दो फिक्स पुली के बीच बेल्ट में तनाव को कैसे समायोजित करेंगे। हमने बताया है आपको कि जब भी किसी प्रकार का दो पुली है और उसको और तनाव उसमें लाना है, यानी कि उस बेल्ट को टाइट घुमाना है और ज्यादा, तो हम लोग आइडियल पुली लगाते हैं या जॉकी पुली लगाते हैं। ये हमने आपको नहीं बताया है, बहुत बार बताया है। वहां पे एक अलग से पुली लगा देते हैं जो क्या करता है, उस बेल्ट में टेंशन को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो। तो हम लोग आइडियल पुली लगाते हैं, आदर्श पुली बोलते हैं हिंदी में। और एक इसी के जैसा एक और पुलिया लगाते हैं जिसको हम लोग जॉकी पुली बोलते हैं। अगला सवाल जो गलत किया है इसने वो है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकली बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। वर्टिकली कहने का मतलब मशीन नीचे इंजन ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर वर्टिकली, इस प्रकार से पावर ट्रांसमिशन क्यों नहीं करना चाहिए बेल्ट ड्राइव के द्वारा, ये सवाल है। तो गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण ऊपर नीचे रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होगा वो अधिक होगा और फ्रिक्शन भी अधिक होगा। इस वजह से हम लोग नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट ड्राइव से जितने भी तरह के जो ड्राइव होते हैं वो हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। आपने देखा होगा मिल में इंजन और आटा पीसने वाला मशीन, गेहूं पीसने वाला मशीन, या फिर धान से चावल निकालने वाला मशीन, क्या होता है, आमने सामने लगा होता है, यानी हॉरिजॉन्टली लगा होता है। चलिए अगला अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है कि किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखन में लाया जा सकता है। तो फास्ट कपलिंग को पूर्ण संरेखन कहने का मतलब कि एक ही एक्सिस पे लाया जा सकता है, तो हमारा फास्ट कपलिंग होता है।
अगला जो सवाल जो है आपका 11 नंबर कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। लंबाई नहीं बदला जा सकता लेकिन उसमें फास्टनर ऐड करके उपयोग किया जा सकता है, ये आपका सवाल है। तो वी बेल्ट, वी बेल्ट का क्या होता है कि वी बेल्ट आपका, उसको हम लोग जैसे फ्लैट बेल्ट जैसा उसका लंबाई को हम लोग बढ़ा कमा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिक्स होता है, उसमें ज्वाइंट नहीं कर सकते, लेकिन हम फास्टनर के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं। फास्टनर मतलब अलग से कोई फास्टनर के साथ ज्वाइंट करके उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक गियर के सम्मिलित है और समकोण पर गति से, मीटर गियर जो क्या है वो समकोण पर पावर को ट्रांसमिट करता है या वेलोसिटी को ट्रांसमिट करता है। अगला सवाल जो आपने गलत किया है बाबू वो है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल में किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है ये आपको मैंने बहुत बार बताया है, लेक्चर वाले क्लास में भी, ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में भी, टेस्ट वाले क्लास में भी। तो यूनिवर्सल कपलिंग से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को परेशानी है तो सवाल कर सकते हैं। लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या बताया है, लंबी दूरी के लिए अगर पूछ रहा है तो लंबी दूरी के लिए तो हम लोग बेल्ट ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपसे पूछ दे कि बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन करना है ना, यानी कि हैवी लोड को ट्रांसमिट करना है या फिर हैवी पावर को ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पे बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव आपका नहीं आएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपका गियर ड्राइव, है ना। चेन ड्राइव भी नहीं, चेन ड्राइव भी नहीं आएगा, गियर ड्राइव आ जाएगा। गियर ड्राइव क्या करता है, हैवी लोड को आसानी से ट्रांसमिट करता है, फ्रिक्शन कम होती है उसमें, फ्रिक्शन होती ही नहीं है, तो इस वजह से गियर ड्राइव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि कास्ट्रेट किस धातु से बना होता है, यह निकलता है। तो कास्ट्रेट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ही एक रूप होता है, तो एल्यूमिनियम से निकलता है। नहीं सर। हेलो सर जी। एल्यूमिनियम सर जी कास्ट्रेट, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, कैसे राइट होता है? टीन का होता है सर, एल्युमिनियम का नहीं होता है। कास्ट्राइट, हेलो जी हाँ जी सर, टीन का सही है। होता है। नहीं सही है, टीन हम कास्ट्राइट लगाए नहीं, हैं। कास्ट्राइट नहीं होता है, बॉक्साइट होता है ना। जी एल्यूमिनियम सर, का जो टीन। ऑक्साइड होता है बॉक्साइट होता है, और टीन का ऑक्साइड जो होता है वो अयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है कास्ट्राइट। तो इसका सही आंसर टीन जी है, सर। आपका सही है। ये सवाल आपने शायद गलत हुआ है, ये वाला आपका है ना, इसको हाँ मेरा सही कर ठीक है। लेना है। कास्ट्राइट आपका टीन का होगा और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। जी सर, जी सर। इस प्रकार से और कोई अगर सवाल होंगे तो वहाँ पे ध्यान से देना है, क्योंकि हो सकता है कि इसने वो सवाल सही लगाया होगा तो उसको हम लोग स्किप करते चले जाएं जल्दी जल्दी में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाए, तो सारे सवाल पे ध्यान देना है। अगला अब क्या है कि सही सवाल को भी देखेंगे और गलत सवाल को भी देखेंगे। अगला है कि क्रीपिंग एंड स्लीपिंग के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करता है, यानी पावर ट्रांसमिट करता है। मतलब कह रहा है कि क्रीपिंग और स्लीपिंग कौन सा ऐसा ड्राइव है जिसमें नहीं होता है, सीधा सीधा ये सवाल है। तो चैन ड्राइव में क्रीपिंग और स्लीपिंग कुछ नहीं होता है। क्रीपिंग स्लीपिंग किस में होता है, बेल्ट में होता है। क्रीपिंग किसको बोलते हैं, स्लीपिंग किसको बोलते हैं, ये हमने बहुत बार बता चुका है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि क्रीपिंग स्लीपिंग क्या होता है तो एक बार सवाल हमसे पूछें। क्रीपिंग स्लीपिंग क्या होता है, सबको पता है? यस सर। कौन बोला, अंकित? हाँ सर। बताइए अंकित, क्या होता है क्रीपिंग स्लीपिंग? सर क्रीपिंग स्लीपिंग वो जो हम लोग जैसे फ्लैट बेल्ट ये सब में होता है ना सर, लूज हो जाता है बेल्ट, बिल्कुल। तो उसमें स्लिप स्लिप करता है। जैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं, कौन सा जिंक पाउडर, वो रेजिन पाउडर लगा के, उस रेजिन पाउडर लगा के उसको मतलब करते हैं ना सर, इसमें ऐसा नहीं है, ये लूज नहीं होता, ये डायरेक्ट मतलब टूट जाता है। गलत जवाब है। कुछ हद तक सही था, स्टार्टिंग में सही लाइन पकड़े थे, लास्ट में गड़बड़ा दिए। हमने क्या बोला आपको कि बेल्ट में टेंशन होने के कारण आपने देखा होगा कि जैसे हमारा पॉजिटिव ड्राइव चल रहा है ना, मतलब क्लॉकवाइज में चल रहा है। एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी लोग समझ लेंगे, जिनको आता भी है वो भी और जिनको नहीं आता है वो भी। ये हमारा है एक ड्राइवर पुली और ये है एक ड्राइविंग पुली, यहाँ से यहाँ तक ये एक बेल्ट गया हुआ है। मान लो कि ये बेल्ट में मेन टेंशन जो है इस बेल्ट में जा रहा है ना, यानी कि इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा पुली घूम रहा है और ये भी जो है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है ना।
और जब ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो जिस बेल्ट में तनाव होता है, मतलब जिस बेल्ट पे जो तनाव होता है, जैसे ये वाला बेल्ट अगर इसको लेके घूम रहा है, ये वाला पुली है ड्राइवर पुली, तो ये इसमें ज्यादा टेंशन, ऊपर वाले में ज्यादा टेंशन डालेगा, नीचे वाले में कम डालेगा। तो क्या होता है कि ऊपर वाला बेल्ट जो है वो तन के चलता है, मतलब टाइट होके चलता है, लेकिन नीचे वाला बेल्ट जो है वो थोड़ा झूल जाता है ना। जिस पे ताकत नहीं लग रहा है जिस बेल्ट पे, वो क्या होता है नीचे झूल जाता है, यानी कि नीचे की ओर ढीला पड़ जाता है, और ऊपर वाला टाइट होकर चलता है, नीचे की ओर ढीला पड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको कम से कम इस पुली को हाफ रेडियस में इसको चलना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, हाफ रेडियस में पकड़ना चाहिए था ना, मतलब हाफ सर्कल में पकड़ना चाहिए था। ये पुली का जितना भी डायमीटर होगा उसके हाफ डायमीटर को पकड़ना चाहिए था, यानी हाफ सर्कल को। अब ये क्या करेगा कि हाफ सर्कल को टच न करने के बजाय पहले ही छोड़ देगा, क्योंकि ये ढीला बेल्ट है, नीचे लटक रहा है, और जब कोई भी चीजें नीचे की ओर ढीला हो जाएगी, नीचे की ओर लपकने लगेगी, लटकने लगेगी, तो क्या होगा, ये जो है वो पूरा आर्क को नहीं पकड़ेगा, मीन्स कि पूरा हाफ सर्कल को नहीं पकड़ेगा, उससे पहले ही छोड़ देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग, जो हम लोग पहले ही, जो क्रीपिंग आर्क होता है एक्चुअली, क्रीपिंग आर्क को क्या होता है कि कोई भी एक आपका ऐसे ग्राउंड में पुली है, तो उसके हाफ सर्कल को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग आर्क, है ना, जिसमें बेल्ट को पकड़ना चाहिए। जैसे बेल्ट यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आया, पकड़ा, और यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ना चाहिए उसको, हाफ सर्कल पूरा टच करके। लेकिन होता क्या है कि बेल्ट में टेंशन होने के कारण, तनाव होने के कारण बेल्ट धीरे धीरे क्या होता है, ढीला हो जाता है, और ढीला होने के बजाय यहाँ बेल्ट ना छोड़ने की बजाय यहीं पे छोड़ देगा, यहीं से नीचे झूल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्रीपिंग, है ना। और स्लीपिंग क्या होता है, सीधा सीधा जो स्लिप कर जाता है बेल्ट, है ना, उसको हम लोग स्लीपिंग बोलते हैं। तो क्रीपिंग स्लीपिंग समझ में आ गया होगा सबको? किसी को परेशानी क्रीपिंग स्लीपिंग में? नो सर। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला है कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल के सीट का उपयोग किया जाता है? तो डीप ड्राइंग के लिए जो हम लोग पीतल की सीट का जो इस्तेमाल करते हैं वो कार्टिज पीतल होता है। पीतल भी बहुत तरह के होते हैं ना, तो उसमें से एक होता है कार्टिज पीतल, उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सवाल है गैलेना किसका अयस्क होता है? तो शीशे का अयस्क होता है गैलेना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेलाचाइट अयस्क में तांबा का अयस्क कौन है? मेलाचाइट है। तो वही कह रहा है कि मेलाचाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.55%। अगला जो सवाल गलत किया है इन्होंने वो है कि कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये आपका सवाल है। तो इसका लगाएं ये क्रोमियम स्टील, है ना। क्रोमियम स्टील में लगता होगा आपको, क्रोमियम स्टील में जंग नहीं लगता, इस वजह से ऐसा नहीं है। मैग्नीज स्टील का ज्यादातर बनाया जाता है कृषि उपकरण। कृषि उपकरण में भी इसने एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल दे रखा है? हल और ब्लेड बनाने के लिए। वैसे अगर आपसे ज्यादातर ये पूछे कि आपको कृषि उपकरण जो सबसे ज्यादा है, जैसे मशीन वगैरह हो गया, हल जोतने का जो पूरा वो होता है वो, तो सबसे ज्यादा अगर पूछे आपसे कि किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो रॉट आयरन का बनाया जाता है। सबसे ज्यादा जो कृषि उपकरण जो बनाए जाते हैं वो रॉट आयरन के ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको पूछा है कि हल और ब्लेड, तो वो आपका मैग्नीज स्टील हो जाएगा। अगला सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि किस प्रकार के कांस्य धातु यानी कि ब्रोंज मेटल में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा ब्रोंज मेटल है जिसमें एंटी फ्रिक्शन गुण जो है वो अच्छी वाली पाई जाती है? ये सवाल है आपका। तो फास्फोरस ब्रोंज में अच्छी वाली पाई जाती है एंटी फ्रिक्शन गुण। फास्फोरस ब्रोंज का और क्या बनाया जाता है आपके वर्कशॉप में जिस पे आप काम करते हैं, बताइए, कौन बताएंगे? फास्फोरस ब्रोंज का और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बताओ संतोष मालाकार। बेंच वाइस में सर। बेंच वाइस का बॉक्स नट बनाया जाता है गन मेटल होता है ना सर। फास्फोरस ब्रोंज से। गन मेटल का भी बनाया जाता है, या फास्फोरस ब्रोंज भी है, गन मेटल गन मेटल में ही आता है फास्फोरस ब्रोंज भी। अगला है कि कॉपर का अयस्क क्या है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो चाहिए। मेलाचाइट कॉपर का होता है और गैलेना जो है वो शीशा का अयस्क होता है। ये सारे सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला सवाल है आपका कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? तो हेलिकल गियर बहुत शांति से चलता है।
अगला है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। शांत मतलब कि एक तो आवाज नहीं करती है, और दूसरा यूनिफॉर्म ड्राइव। यूनिफॉर्म ड्राइव को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव भी बोल सकते हैं। कौन सा है? तो टूथ टूथ वाला चेन ड्राइव। टूथ वाला यानी कि दांत वाला चेन ड्राइव जो है वो शांतिपूर्ण चलता है और यूनिफॉर्म ड्राइव करता है, यानी पॉजिटिव ड्राइव देता है। अगला सवाल है कि सर, हाँ बोलिए। 34 का क्वेश्चन गलत है सर जी। बिल्कुल, इसको देख लेते हैं एक बार। अगला है कि मोन्टेज का कॉपर और जस्ता होता है। जी, अगला है कि कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन से मिश्र से बना होता है, मिश्र धातु से। तो मोन्टेज मेटल में नहीं होता है ये चीज, है ना। जी सर, कांसा में होता है। कांसा में होता है। ब्रॉन्ज। कांसा जो बनाया जाता है वो तांबा और टीन का बनाया जाता है। मूंट जो है वो आपका कॉपर और कॉपर जस्ता। जस्ता। जस्ता, कॉपर जस्ता का बनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। एक ये सवाल लगता है ऊपर में भी था ना। नहीं, ये क्वेश्चन ऊपर में नहीं था, वो दूसरा था। अच्छा, दूसरा वाला था। हाँ, चलिए। हाँ। तो मूंट जो मेटल जो है वो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से मूंट जो मेटल बनाया जाता है, और इससे तांबा और टीन से कांसा बनाया कांसा। जाता है। चलिए अगला अगला सवाल देखेंगे। अगला रोल पुल ये सही बनाया है। अगला सवाल है 36 नंबर कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। तो क्रोबार को स्वीकार करने के लिए ऐसा किया जाता है। लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन को नीचे रखा जाता है। निकल का गलनांक कितना होता है? निकल आपको पता है, निकल एक अच्छा मेटल है, जंग नहीं लगता है। तो उसमें हमारा 1450 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, गलनांक होता है। गलनांक कहने का मतलब अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? तो वी बेल्ट। इसी वजह से इसका लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या छोटी ड्राइव के लिए। छोटी ड्राइव करने का मतलब कम दूरी पे जहाँ पे ड्राइव करना होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला है कि फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए किसका, बेबिट मेटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। या बेबिट कहीं पे भी सिर्फ लिखा रहेगा, मेटल नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बेबिट लिखा रहेगा। बेबिट का हम लोग बेरिंग बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन को ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो रोप ड्राइव यार, ये तो ऊपर में गियर ड्राइव था और यहाँ पे रोप ड्राइव हो गया। लंबी दूरी के लिए सिर्फ अगर रहता तो हम लोग रोप ड्राइव लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए कह रहा है, तो हमारा गियर ड्राइव ही सही होना चाहिए। सिर्फ बोले कि बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए तो गियर, और सिर्फ बोले लंबी दूरी में तो रोप ड्राइव। क्योंकि रस्सी से हम लोग लंबा से लंबा चीजें को, बहुत दूर से चीजों को खींचते हैं या वहां से वहां पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें रोप ड्राइव दिया हुआ है, इसको नहीं होगा ये, क्योंकि बड़ी मात्रा में रस्सी नहीं खींच सकती है ना, भारी मात्रा में। अगला है कि स्टील घटक के क्षरण रोकने के लिए, क्षरण रोकने के लिए यानी कोरोजन से जो क्षरण होता है जंग लगने के कारण, उसको रोकने के लिए किस धातु का पाउडर का उपयोग क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। सीधा सीधा अगर पूछा जाता कि मेटल पर कौन सा धातु का लेप चढ़ाया जाता है कोरोजन को रोकने के लिए, तो आपका जिंक का सही आंसर हो जाता, या फिर गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जिंक का पाउडर का लेप जो लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया है क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का करते हैं। अगला है कि सीसा कांस्य बेयरिंग मटेरियल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.24%। ये थोड़ा वेरी कर सकता है आपका, है ना। 0.24 है तो 0.20 कहीं हो सकता है, 0.25 हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, लेकिन ये रेशियो आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो स्टील शीट का करते हैं। फास्टनर क्या होता है? फास्टनर एक शीट टाइप का ही होता है, चाहे आपका वो कॉटन का हो, रबड़ का हो, या जो भी हो, क्योंकि बेल्ट में जो हम लोग फास्टनर इस्तेमाल करते हैं वो इसी का करते हैं। तो एलिगेटर टाइप में हम लोग स्टील वाला शीट वाला फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है आपका कि ड्रिल जिग बुशिंग को प्रायः हार्ड किया जाता है।
क्यों हार्ड किया जाता है, ये सवाल है आपका, कि बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे वह टूल को परिशुद्ध गाइड कर सके। बूशिंग का इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं, ये आपके बात में दिमाग में आना चाहिए, है ना। अंकित बताओ, बूश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ड्रिलिंग में बूश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नहीं पता है तो जल्दी से बोल दीजिए कि नहीं पता है, टाइम वेस्ट नहीं करना नहीं मालूम है। ना मालूम। नहीं मालूम है। संतोष मालाकार, ना याद है सर। क्या यार, कितना बार बताएं, बूश क्या करता है बाबू? बूश करता है आपको टूल्स, जो आपका ड्रिल बिट हो गया या रीमर हो गया या टेप टूल्स हो गया, जिसमें वो लोग ड्रिल मशीन में लगा के होल करने का, थ्रेड कटिंग करने का, या फिर होल के सरफेस फिनिशिंग करने का काम करते हैं, उसको गाइड करने का काम करता है बूश, है ना। बूश क्या करता है, डायरेक्ट होल के पास ले जाने के लिए गाइड करता है टूल्स को। इसी वजह से उसको क्या किया जाता है, जो आपका बूश जो होता है उसको हमेशा हार्ड मेटल से बना के उसको हार्ड बनाया जाता है, हार्डन एंड टेपर्ड किया जाता है, ताकि क्या है, एक तो उसमें कैसे देखिए, अगर ड्रिल बिट भी आपका क्या होता है, हार्ड मेटल का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना है, यानी हार्ड मेटल का बना है। इसके बाद अगर हार्ड मेटल का नहीं रहेगा, तो वो जब गाइड करने के लिए जाएगा, तो जब उसके सरफेस में टच करेगा ड्रिल बिट, तो क्या करेगा कि बूश का जो है वो सरफेस को घिस करके फ्रिक्शन होने के कारण उसमें से मेटल लॉसेस हो जाएंगे और बूश आपका खराब हो जाएगा। इस वजह से उसको हार्ड किया जाता है कि कम घिसावट हो, है ना, कम फ्रिक्शन हो, क्षय कम हो, मेटल लॉसेस कम हो, और उसका जीवन काल ज्यादा हो, यानी कि लाइफ उसकी जो हो अधिक हो, और परिशुद्ध रूप से टूल को गाइड कर सके। परिशुद्ध मतलब शुद्धता के साथ गाइड कर सके। इस वजह से क्या किया जाता है, ड्रिल जिग बूशिंग को हार्ड बनाया जाता है। 49 नंबर सवाल गलत है आपका, वो देखेंगे कि ड्रिल जिग में बूशिंग उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा कारण है, क्यों बूश उपलब्ध करवाया जाता है ड्रिल जिग में, ये आपका सवाल है। तो परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, पहले ही पहला सवाल और दूसरा सवाल जो हमने पढ़ा, ये पहला जो हार्ड क्यों किया जाता है उसमें भी सेम ही आंसर है, इसमें भी सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, ड्रिल जिग का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो परिशुद्ध ड्रिलिंग के लिए, यानी शुद्धता के साथ ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल की परिशुद्धता, लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए, है ना। ड्रिल की परिशुद्धता, लोकेटिंग मतलब सीधा सीधा ड्रिल बिट को लोकेट करने के लिए, और परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिक्चर एक उत्पादन डिवाइस है, यानी कि प्रोडक्शन डिवाइस है, जो कि क्या करता है, तो जॉब को पकड़ता है और जॉब को लोकेट करता है ना, जॉब को पकड़ता है और जॉब को लोकेट करता है, टूल्स को लोकेट नहीं करता, तो इसमें दोनों हो जाएगा। बात करेगा जिग की, तो जिग क्या करता है, जॉब्स को भी पकड़ता है और टूल्स को लोकेट भी करता है। बिल्कुल, तो जिग और फिक्चर में ये दोनों फर्क है, तो ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अब मैं बारी बारी से सभी लोग एक एक सवाल पूछे, जिसको भी जो जिस चीज में दिक्कत है वो सवाल पूछे, या फिर हमको सवाल नंबर बताएं, कितना नंबर सवाल में हमको दिक्कत है सर, हम उस सवाल को देखेंगे और फिर से आपको रिपीट करके बताएंगे, और नहीं तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे एक एक करके। पूछिए, मुझे अटेंडेंस बनाना है, इस वजह से कोई हटेगा नहीं, अगर हट गया तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, और तुम्हारा अटेंडेंस यहाँ एब्सेंट लगाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सवाल पूछने के डर से कोई भागेगा नहीं क्लास छोड़ के। पूछिए, सवाल पूछिए, नाम ले रहा हूँ। रमेश कुमार दास, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, सवाल पूछो। रमेश कुमार दास, सवाल पूछिए। क्वेश्चन दिखाइए तब में से। अच्छा, इतना देर से हम कहाँ दिखा रहे थे तुमको? सब समझ तुम में आ ही 50 रहा है। सवाल का एग्जाम दिए हो, और उसमें से तुम्हारा जो नंबर जो आया है वो 40 नंबर और 42 नंबर ला रहे हो, मतलब कि तुम्हारे कम से कम जो है वो 30 सवाल गलत हो रहे हैं, और 30 में से तुम्हारा कौन कौन सवाल गलत हुआ है उसका हम पढ़ के भी बताएं। अभी तक तुमको एक सवाल गलत, तुम्हारा क्यों गलत हुआ है तुमको समझ में नहीं आया है, तुमको तुम्हारे मन में कोई डाउट ही नहीं है। अभी तक जो हम सवाल पूरा पढ़ाए वो समझ में आ गया तुमको, ये बताओ। हाँ सर, समझ में आ रहा है। हैं?
हाँ सर। आ गया ना? ये बताइए डिडेंडम क्या होता है? डिडेंडम हाँ, एडेंडम और डिडेंडम क्या होता है ये बता दीजिए आप। रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच का जो अथी होता है उसको डिडेंडम कहते हैं। हाँ, और फिर क्रेस्ट एडेंडम। सर्कल हाँ, अटेंडम, क्रेस्ट सर्कल और रूट, क्रेस्ट सर्कल और पिच सर्कल के बीच का जो दूरी होता है उसको अटेंडम। क्रेस्ट सर्कल यानी कि जो मेजर डायाप का होता है उसका, और पीच सर्कल है ना, उन दोनों के बीच को हम लोग एडेंडम बोलते हैं। और पीच सर्कल और रूट सर्कल के बीच वाले को डिडेंडम बोलते हैं। डिडेंडम आपने अच्छा बताया था, एडेंडम आपने गलत बता दिया, है ना? बाकी संतोष, समझ में आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन, बिल्कुल, बहुत थोड़ा बढ़िया। कंफ्यूजन हो जाता है। संतोष कुमार मालाकार, तुम ये बताओ कि जॉकी पुली और आइडियल पुली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एडजस्ट करने के लिए सर, क्या एडजस्ट करने के लिए? जैसे उसका तनाव तो लंबी दूरी पर रहती, कुछ समझौता करने के लिए। तनाव को, दो पुली के बीच में बेल्ट के तनाव को समायोजित करने के लिए हम लोग आइडियल पुली या जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। ऐसे बताना जी। है, वैसे तुम घिसा पीटा में बताओगे तो इंटरव्यूअर तुमको ऐसे ही छाट देगा। जी। अंकित राज, यूनिवर्सल कपलिंग क्या यस सर। होता है? अगर हमको दो डिफरेंट एक्सिस पे या डिफरेंट हाइट पे पावर को ट्रांसमिट करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सर यूनिवर्सल कपलिंग। तो वही चीज तो पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सल कपलिंग का क्या काम है, क्या करता है। थ्रेसर देखे हो ना गांव में चलते हुए, जो गेहूं कटने का हाँ काम सर, करता है, उसमें क्या लगा कंफ्यूज होता है? हो रहे हैं यूनिवर्सल सर कपलिंग में बताने तो में। लगा होता है कि थ्रेसर का जो शाफ्ट होता है घूमने वाला, वो थोड़ा ज्यादा हाइट पे होता है, और ट्रैक्टर का जो शाफ्ट होता है घुमाने वाला यानी कि ड्राइवर शाफ्ट जिसको बोल रहे हैं, वो थोड़ा नीचे होता है। तो क्या होता है कि उसका एक्सिस तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ से नीचे से ऊपर को पावर ट्रांसमिट करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे भी पावर ट्रांसमिट कर सकता है। आकाश कुमार, आकाश कुमार तुम ये बताओ, अगर बेल्ट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, या उस फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? दो आइडिया बताना है। पता नहीं सर। क्या पता नहीं? तबीयत खराब है सर। तो तबीयत खराब है तो क्या हुआ? आज पढ़ाया गया है। देखो, ध्यान नहीं दिया, अभी नहीं ध्यान दिए सर। नौकरी नहीं मिलेगा अगर तुम ऐसी करोगे, ऐसी पढ़ाई करोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा नहीं तो सर। तुमको क्या करना पड़ेगा से पता है? तुमको भी वही आटा चक्की का मिल चलाना पड़ेगा, और आटा चक्की का मिल चलाने के लिए भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा बेल्ट बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे कि हमारा बेल्ट कम स्लिप करे। और ये भी नहीं तुमको पता है, कितना बार बताए हैं कि रेजिन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अलग से अरे आइडियल सर जॉकी पुली का इस्तेमाल करेंगे। मार दिए सर, आंसर मारे थे ये वाला आज। मारे थे तो उसका आंसर नहीं बता पाए आप? हाँ सर। मतलब किसी से पूछे थे? किससे पूछेंगे? एसएन पंडित, नवीन कुमार पंडित, अनम्यूट करो और वीडियो ऑफ करो तुम अपना। गाना बंद करो। बोलिए सर। कास्ट्रीट किस धातु से निकलता है? कास्ट्रीट, जो सवाल आज गलत दिया हुआ था उसके बारे में पूछ रहे हैं। शीशा से। चले पहले तुम म्यूट कर दो खुद को, पता नहीं कहाँ भीड़ में बैठा है गधा, समझ में नहीं आ रहा है क्लास कर रहा है। कितना बैकग्राउंड आवाज आ रहा है तुम्हारा? गलत बताता है। कास्ट्रीट मैंने क्या बताया था जो गलत हो गया था? एल्युमिनियम, इसमें आंसर 3 हुआ है लेकिन आंसर 3 था। सर 3 सर जी सर सर 3 तो गलत कर दिए थे सर, एल्युमिनियम होगा ना।
ना टीने नहीं, सही है, टीने टी होगा, टीन सही है अल्युमिनियम उसका, गलत है। एल्यूमिनियम मेरे 2 गलत है क्वेश्चन फिर गलत से। हो गए। दो सही है मेरे 2 क्वेश्चन। बिल्कुल 2 क्वेश्चन हिमांशु का सही है, लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ था। सर जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है सर, एक ही होता है बॉक्साइट होता है कि और कोई भी नाम है? नहीं, और भी नहीं, होता है, बहुत सारे होता है, 2-3 अयस्क होते हैं। जैसे लोहा का क्या होता है, दो फेराइट तीन होता होता है, पाइराइट होता हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, सिडराइट, पाइराइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट। मैग्नेटाइट, बहुत सारे चीज अयस्क होते हैं। वो जब आप एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में जब पढ़ेंगे बुक में, तो आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जैसे लोहे का दिखता है, आपको 4-5 तरह का अयस्क दिखेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, हर है, अयस्क से ज्यादातर निकला होता हुआ है। एल्यूमिनियम का यूज अलग अलग जगह करते हैं, है ना। जैसे लोहा में मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट होता है, फेराइट होता है, हेमेटाइट होता है। उन सब का किसी, जैसे हेमेटाइट का जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर मैग्नेट बनाने में करते हैं। तो उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के भी जितने सारे जो है होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। वो जब आप पढ़ेंगे बुक में सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आपके नोट्स में भी शायद होगा, जब हम मेटल पढ़ाए होंगे तो उसमें शायद बताए होंगे आपको। एमडी दिलशाद, एमडी दिलशाद, आवाज नहीं। दीपक कुमार, दीपक, चलिए। कार्बन कार्बन में प्रॉब्लम हो जाता है सर। सर नहीं है, क्या कार्बन में प्रॉब्लम हो जाता है हिमांशु, बताइए। डिफरेंट है ना सर, जैसे मीडियम में अलग हो जाता है, हाई में अलग हो जाता है, लो में अलग होता है, अलग अलग परसेंटेज में हो जाता है। परसेंटेज, इसमें जी हाँ। 0.1 हो जाता है, सीधा 0.5 सीधा होता है। आप इतना याद रखिए, देखिए जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आप सीधा सीधा उसको कंपेरिजन ऐसे कीजिए कि स्टेनलेस स्टील को हम लोग मीडियम स्टील में रखते हैं, सॉफ्ट स्टील में रखते हैं, या हार्ड स्टील में रखते हैं, है ना। ये पहले आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए कि आप उसको बाद देखना है कि आपको पता है कि कार्बन की रेशियो जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा मेटल हार्ड होता है, ये तो आपको पता है ना। तो उसके अनुसार से आपको क्या करना है कि जैसे आप मीडियम कार्बन स्टील का आपने मान लिया कि मीडियम कार्बन स्टील में जो है वो 0.5% होता है या 1% होता है कार्बन, है ना। इतना मीडियम में। तो हार्ड में क्या होगा, हार्ड में उससे थोड़ा अधिक होगा, सॉफ्ट में क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से रिलेट करके याद करिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो वरना नहीं रहेगा याद। आप बार बार इस चीज में कंफ्यूज करेंगे। और मेन मेन जो चीजें हैं उसको आप याद कर लीजिए कि कौन से स्टील में कितना परसेंट होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील का याद कीजिए आप, रॉट आयरन में तो होता ही नहीं है, तो उसका छोड़ दीजिए। और बाकी जो भी है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, या फिर हाई कार्बन स्टील